इस्लामाबाद में टेबल पर आमने सामने अमेरिका और ईरान को बैठना है। सीजफायर पर क्लियर कट बातचीत होनी है, लेकिन ईरान को लेकर सस्पेंस है। लेबनान के मुद्दे पर बात बनती दिखाई नहीं दे रही और खबर तो यह आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से कि ईरान कह रहा है कि जब तक लेबनान पर बातचीत नहीं हम आएंगे नहीं, बातचीत करेंगे ही। उधर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया। शहबाज की फजीयत करवा दी, आग ऐसी लगा दी जो बुझाए बुझ नहीं रही है। खेल बिगड़ गया है, होगा क्या कल? रिपोर्ट देखिए पीडी में। पाकिस्तान का शनि भारी होगा या कुछ अच्छा होगा, ये तो कल पता चलेगा जब पीस टॉक टेबल पर अमेरिका और ईरान आमने सामने होंगे। बातचीत का असर कितना होगा वक्त आने पर क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की मिट्टी पली धोनी शुरू हो गई है। दलाली करके अपने लिए कुछ फायदे की कोशिश में जुटे शहबाज की मंशा पर उनके रक्षा मंत्री ने ही पानी फेर दिया। ये बयान बेशक पुराना है, लेकिन शांति वार्ता से ठीक पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के लिए इससे भी आपत्तिजनक पोस्ट लिखा। इजराइल को कैंसर जैसा देश और मानवता के लिए अभिशाप बता दिया। हालांकि बात बढ़ने के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक पूरी दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की फजीयत हो चुकी थी। शहबाज के इस मंत्री की हरकत पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें ही समस्या बता दिया और अयतुल्ला से तुलना करते हुए क्लियर कह दिया कि पीस टॉक में लेबनान पर कोई बातचीत नहीं होगी। चौधरी बनने की चाहत में भले ही शहबाज चौड़े हो रहे हो, लेकिन पीस टॉक को लेकर अभी सस्पेंस बना है। मामला लेबनान पर जाकर अटका है। इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा। ईरान इस बात पर अड़ा है कि बिना लेबनान को सीजफायर में शामिल किए वो बातचीत में शामिल नहीं होगा। ऐसे में अब चर्चा इस बात की हो रही कि आखिर पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है। अभी सीजफायर वाली डील पर बातचीत हुई नहीं, उससे पहले ही शहबाज मुनीर को नोबेल के सपने आने लगे। पंजाब विधानसभा में तो प्रस्ताव तक पास कर दिया। जो शहबाज मुनीर कल तक ट्रंप के लिए नोबेल की मांग कर रहे थे, आज खुद सपने देख रहे हैं। मतलब हद हो गई। अब सवाल ये है, क्या शहबाज मुनीर का सपना पूरा होगा? क्या पीस टॉक वाला प्लान कामयाब होगा या फिर से एक नई फजीयत होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल शैलन सिंह है, बेनी बेन्यामिन है जो कि पूर्व आईडीएफ के सैनिक हैं, फखर यूसुफ जई आपसे थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, मेजर नदीम पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट है, ब्रिगेडियर वकार खान है पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी हैं पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वकार साहब, क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले तो बताइए, ईरान को लेकर बहुत सस्पेंस है। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि लेबनान पर अगर बातचीत नहीं बनी या फिर सहमति इजराइल की ओर से नहीं आई तो ईरान बातचीत में ही शामिल नहीं होगा। आई थिंक एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक सुपर पावर इन्वॉल्व है और एक मिलिट्री सुपर स्टेट है इजराइल और एक मिडिल पावर है ईरान की, उसके दरमियान में पाकिस्तान ने अगर अपना हाथ डाला है और उनको सेपरेट किया, ये आई थिंक सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है। बाकी वॉर टाइम की आप मुझे कोई मिसाल दे दें जहां अमेरिका घुसा हो और किसी तीसरे फरीक ने आके उनको रोका हो, तो एक तो आई थिंक इट विल टेक अ व्हाइल। बाकी देखें, आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं। मुझे पता है कि इस वक्त सख्त आग लगी हुई है भारत में और सुना है कि मोदी साहब अंटार्कटिक जा रहे हैं, वहां पे इनविटेशन है किंग ऑफ पेंगुइन ने बुलाया कि आ जाए इधर बैठ के कोई दिल आजारी करते हैं एक दूसरे की। तो थोड़ा सा हौसला करें, सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, कौन किस वक्त आ रहा है, सावधान है। वकार साहब, प्रोटोकॉल है। वकार साहब, वाइस प्रेसिडेंट, वकार साहब सुनिए सर, मैं नहीं इतनी जल्दी आना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि आपकी बातचीत पूरी हो जाए। मान लिया ब्रोकरेज के हिसाब से आपका बहुत बड़ा दिन है। मैंने सुनिए सर, मैंने शुरुआत में कोई तंज भी नहीं कसा आप पर, सिर्फ एक स्टेटस पूछा। चूंकि कई जगहों पर खबरें, ये मेरी भी खबर नहीं है, ईरान के कई सारे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने इस हैंडल से पोस्ट किया है कि हम नहीं जा रहे हैं बातचीत के लिए। ईरान की ओर से ऐसी खबरें आई हैं कि अगर लेबनान पर, सुनिए सर, अगर लेबनान पर सीजफायर पर बातचीत नहीं बनती है तो फिर बातचीत में शामिल होने का कोई फायदा नहीं। ये ईरान का वर्जन है, हमारा वर्जन नहीं है। तो मैंने आप पर तंज नहीं कसा था, सिर्फ एक स्टेटस पूछा था कि आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोग होस्ट कर रहे हैं कि ईरान बातचीत में शामिल हो रहा है कि नहीं। अभी तक कोई स्टेटस है या फिर नहीं है, सिर्फ इतनी जानकारी पूछी थी। आप तंज पर आ गए। अगर मैं शुरुआत में तंज कसता तो फिर आपको बुरा लग जाता। तो सर ये बता रहा है कि ब्रोकरेज, वही कह रहा हूं कि आप लोग ब्रोकरेज वाली खुशी में मरे जा रहे हैं। मैंने तंज नहीं कसा था, सिर्फ एक स्टेटस पूछा था। बोलिए। देखें नोएडा में भी गैस नहीं मिल रही है, आपका भी भला होगा। मुझे पता है कि ओपले नहीं सर, पाकिस्तान के हिस्से से कभी भला ना हो पाएगा। मैं नोएडा से तो ऐसा भला कभी ना चाहिए। मैं नोएडा से बोल रहा हूँ।
आई एम इन नोएडा, माय हाउस इज इन नोएडा। आपको दिखा तो जो सवाल किया है ना, वो जो सवाल किया है बात पर जवाब करेंगे, जो सवाल किया है उस पर जवाब करेंगे। आपके बेकार बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप सबका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपके पाकिस्तान के पैनलिस्ट का भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे एक बार शैलेंद्र जवाब सर, चाहिए। वकार साहब देखिए, मैं या फिर शैलेंद्र सर कोई बीच में नहीं आता सर। एक तो अलबत्ता मैं भी नोएडा में हूं, आता हूं मशरकी साहब, मैं भी नोएडा में हूं और शैलेंद्र सर भी नोएडा में है। और सुनिए, हमारा दफ्तर भी नोएडा में है। सुनिए सुनिए, मेरे घर में गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है, 1 सेकंड के लिए वो नहीं बंद हुई। सिलेंडर हमारे जितने जानने वाले हैं व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालिए सर, सिलेंडर तीसरे या चौथे दिन आ जाता है। तो सर छोड़ दीजिए, मैंने कहा कि आज मैं आपकी बातचीद कर रहा था और मैंने कोई बिना तंज कसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि ईरान को लेकर क्या स्टेटस है। चीजें शेड्यूल पे हैं, इंशाल्लाह एवरीबॉडी वुड कम। बाकी देखें, वॉर टाइम में ये होती है, जेडी वैन से की शूटिंग चलती रहती है, मिसाइल भी फायर होते रहे, ड्रोन भी होते रहे, डजंट मीन के जो है वो शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। बाकी इट्स अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, आई कांट गिव यू टाइम कि कितने बजे पहुंचेंगे। मैंने पूछा ही नहीं कल जी। अरे सुनिए वकार साहब, आज आप बिल्कुल पटरी से उतरकर बातचीत कर रहे हैं। अलबत्ता अधिकतर समय आप अपने हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से कुछ समझदारी वाली बातें जरूर करते हैं, लेकिन आप आज बिल्कुल डिरेल होकर बात कर रहे हैं। ना तो मैंने कब कौन आ रहा है ये टाइम पूछा मशरकी साहब, ना तो मैंने कोई तंज कसा। पता नहीं आप मेरी इस बात से सहमत होंगे या नहीं। मैंने सिर्फ एक लाइन पूछा था कि भाई ईरान को लेकर ऐसी खबरें हैं, क्या जानकारी है आपके पास, क्या ये दावा आप कर रहे हैं कि ईरान इस बातचीत में शामिल होगा कल जब टॉक टेबल पर बैठेंगे? तो मैंने सिर्फ इतना, इंशाल्लाह होगा। लबनान जो है वो इसमें शामिल होना चाहिए। सीज फायर में बड़ा जायज बात थी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और ये एग्री हुआ। बाद में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देके लबनान के ऊपर 160 मिसाइल दाग दिए गए, जो कि इंतहाई गलत था। इसराइल जो है वो हर हालत में पाकिस्तान की इस एफर्ट को जाया करना चाहता है, दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में धकेलना चाहता है। इसराइल और मोदी जो है, मैं बदकिस्मती से कहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जाके कहा वहां पे मोदी साहब ने भी, वो सारा कुछ अब नजर आ रहा है कि दुनिया को आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान उस दुनिया की आग को बुझा रहा है। पाकिस्तान दुनिया में अमन और शांति की सिंबल बन गया है। पाकिस्तान के सर पे ये ताज सजा है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का भला किया है हमेशा की तरह, और एज ऑलवेज। और एक और आपको बात बताता चलूं कि मेरा बड़ा क्लियर सा स्टांस है कि इंडिया को इस वक्त पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंडिया के लिए भी अच्छा किया है। इंडिया माने या ना माने, यही बात आपकी लोकसभा में भी कह रहे हैं, आपके शशि थरूर भी कह रहे हैं, आपके जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, आपकी वो बरका दत्त भी कह रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये समझना होगा कि फॉर गॉड सेक, फॉर वंस पाकिस्तान का साथ दें और दुनिया को बताएं कि आप अलबत्ता सुनिए मशरकी साहब, आपके यहाँ इतना सुनिए मशरकी साहब, सुनिए अलबत्ता, तो मैंने आपके सुनिए सर, आपने बोला अलबत्ता शैलेंद्र सर इनके ब्रोकरेज के रास्ते में हिंदुस्तान तो आया नहीं, और आप ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं आया, और हम आएंगे भी नहीं। आप करते रहिए ब्रोकरेज, क्योंकि ये ब्रोकरेज मैं क्यों बता रहा हूं मशरकी साहब, अगर फैक्ट पर बातचीत करेंगे, मैंने एक शो में पहले भी कहा था, वॉशिंगटन में आपके पाकिस्तानी दूतावास में, सुनिए सर मशरकी सर, आज बहुत चीख चिल्लाहट नहीं होनी चाहिए, आप मेरी बात तो क्योंकि आपके लिए भी आपके हिसाब से बड़ा दिन है, तो थोड़ी सी चीख चिल्लाहट कम करिए। शैलेंद्र सर, नहीं, मैं तो बड़ी सादी सी बात कर रहा हूँ। कर्नल शैलेंद्र बैठे हैं, मैं बड़ी सादी सी बात कर रहा हूँ। आप एक बात समझिए, ब्रोकरेज पता है क्या होती है? ब्रोकरेज होती है जब आप करते हैं इंडिया में जाके, इसराइल में जाके आग लगाते हैं। जब नहीं सर, मैं बताता हूँ ब्रोकरेज क्या होती है। अब सुनिए सर, मैं बताता हूँ ब्रोकरेज क्या होती है। शैलेंद्र सर वॉशिंगटन में, अब सुनिए सर मशरकी साहब, शैलेंद्र सर वॉशिंगटन में दूतावास है पाकिस्तान का 2209 विस्कॉन्सिन रोड पे पाकिस्तानी दूतावास है, उसमें एक डेस्क है। अब सुनिए मशरकी साहब, मैं फैक्ट पर बातचीत करता हूं। उसमें एक डेस्क है शैलेंद्र सर, और उस डेस्क का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ ईरान। और जब तेहरान से अमेरिकन का जो राजनयिक समन टूटा, तो तय यह हुआ था कि किसी तीसरे देश के जरिए हम करेंगे। पहले कोई और मुल्क था, 1992 से पाकिस्तान जरिया बना है, पाकिस्तानी दूतावास के जरिए। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका को कोई बातचीत पहुंचानी है ईरान तक, तो वो पाकिस्तानी दूतावास के जरिए ही पहुंचाएगा, तीसरा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन मशरकी साहब, आप कह रहे थे शांति दूत। शैलेंद्र सर, मुंबई अटैक, पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक, उरी टेरर अटैक, नगरोटा अटैक, पठानकोट अटैक, इंडियन पार्लियामेंट अटैक, और अभी एक दिन पहले का मशरकी साहब
मैं यूएस डिपार्टमेंट का एक पोस्ट निकालकर दिखाऊंगा कि एक पाकिस्तानी नागरिक को लेकर जो वहां पर पकड़ा गया। मैं आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र सर, एक ईरान पर ही मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप कनाडा में एक खालिस्तान के सिखों को नहीं, रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुकिए, मैं आ रहा हूं। फिर वही बात है, आज आपको सिर्फ अपनी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अपनी बातचीत आप नहीं कर रहे हैं। शैलेंद्र सर सिर्फ ईरान को लेकर सवाल पूछा। पहले वकार साहब उतरे पटरी से, फिर उसके बाद मशरकी साहब पटरी से उतरे। जय हिंद, नमस्कार। आपको राकेश जी थोड़ा सा इजाजत दें। हामिद भाई, हमारा तो दिल का रिश्ता है, क्यों परेशान हो? वी विल नेवर। लेकिन मेरी एक अपील है, आज पहली बार, एनी आर्मी ऑफिसर वर्थ हिज सॉल्ट अगर वो है, तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दे। ये जो इधर उधर की बातें करने वाला है ना, ये मामला सर पाकिस्तान आर्मी वाला नहीं लगाओ, आर्मी वाला लगाओ सर। आर्मी का कैरेक्टर शुड बी टॉप मोस्ट, जो स्पेसिफिक सवाल, और झूठ नहीं बोलेंगे। नोएडा में कौन सी प्राइस क्या है आप कहेंगे तो मैं आपको अभी बताता हूं। 94 रुपीज 77 पैसा पेट्रोल का रेट है। 2 महीने में एक बार भी चेंज नहीं हुआ है। अभी अगर कहीं और से आपने रूमर्स उड़ाने हैं तो दैट विल अनफॉर्चुनेटली ब्रिंग डाउन योर क्रेडिबिलिटी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई भी आर्मी ऑफिसर की क्रेडिबिलिटी इस शो के ऊपर खराब हो। कोई चीज सही है तो सही है, कोई चीज गलत है तो गलत है। अब आगे बात, मैं हामिद साहब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पाकिस्तान का कि उन्होंने दुनिया में इस पीस को इस्टेब्लिश करने की पहल ली, जिसको कि मेरी MEA ने भी अप्रिशिएट कर दिया। तो इसलिए इसमें हमारे को कोई लॉस होगा, देयर इज नो क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता। जब हमारा ऑफिशियल रिकॉग्निशन आपके पास है तो क्या बड़ी बात। अच्छा, अब आगे बात, वो जो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहा था, यार कैसे ब्रिगेडियर हो आप? कॉन्फिडेंशियलिटी आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि 11 बजे बात होनी थी। अगर एंकर ने ये पूछ लिया तो मतलब अब आपको इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आ गई। लेट अस नॉट डू लाइक दिस। लेट अस बी अ ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। हो सकता है आपके यहाँ जेंटलमैन शायद उतना ना हो पाए, बट एटलीस्ट मेरे साथ तो जेंटलमैन हो जाओ जफर साहब। आपका हमारा फौज का रिश्ता होना चाहिए, सच्चाई का रिश्ता होना चाहिए, अफवाहों का रिश्ता नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और मैं इसीलिए नदीम का मैंने बड़ी अच्छे से थोड़ी डिस्कवरी करी तो पता चला नदीम का मतलब होता है दोस्त। तो वो जो मेरा दोस्त है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो सही बात करेगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस समय ये टॉप थोड़े खटाई में पड़ रहे हैं और नहीं पड़ने चाहिए, सबका एफर्ट होना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस कंट्री ने इसकी बीड़ा उठाई है, इसका भोंपू बजाया है, नगाड़ा बजाया है कि करा, तो भाई उसको हैंडल तो वही कंट्री करेगा ना। अब उसमें दूसरा कंट्री कहां से बीच में आ जाएगा? नहीं, अब आपने करना है ईरान के साथ, आपने करना है इजराइल के साथ। नहीं, लेकिन मैं आता हूं शैलेंद्र सर इस पर। शैलेंद्र सर आता हूं। अब फकर यूसुफ जी, एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में माहौल बिगाड़ दिया है ये सोशल मीडिया से चलने वाले मंत्री ख्वाजा आसिफ ने? पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा जिसमें इजराइल को कैंसरस स्टेट बता दिया और उधर से आ गया कि तुम खुद आतंकी मुल्क हो। पंडित जी, मैं आपकी आवाज पूरी तरह नहीं सुन पा रहा हूं कि आप क्या मतलब पूछ रहे हैं। अगर दोबारा आप क्वेश्चन मैं फकर भाई सवाल रिपीट कर देता हूं। कल बातचीत पर सबकी नजरें हैं कि क्या होगा, ईरान शामिल होगा नहीं होगा, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। मेरा सवाल यह था कि क्या ख्वाजा आसिफ ने माहौल बिगाड़ दिया है? जो उन्होंने इजराइल को कैंसर स्टेट बताया, नर्क की आग में जलो कहा, बाद में उस पोस्ट को डिलीट तक करना पड़ा। देखिए, ख्वाजा आसिफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे मतलब उनको दी जाती है जिनका कोई काम ना हो। मतलब डिफेंस मिनिस्टर का यहाँ पे इवन डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस कुछ नहीं करते। वो यही उन बेचारे की ड्यूटी। अगर वो ट्वीट भी ना कर सके तो क्या करेंगे? बाकी तो काम शाम उनसे ना कोई पूछता है ना कोई और काम है। ख्वाजा साहब मतलब ये कोई राजनाथ सिंह थोड़ी है या कोई अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो थोड़ी है। इस तरह नहीं होता। ये मतलब ट्वीट कर लेते हैं, माहौल को गर्मा देते हैं, चीजें वीजें कर लेते हैं। जहां तक बात है इसराइल के हवाले से, देखिए इसराइल के हवाले से थोड़ा सा मैंने देखा इस हुकूमत का जो एक मैं नैरेटिव देख रहा हूं, तो ये बड़ा पून के कदम रख रहे हैं और बड़ा थोड़ा सा और तरीके से इजराइल को लेके चलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इजराइल के साथ हमारी सारी जिंदगी इसी तरह के मामलात रहे जो है, लेकिन एक स्टांस है। यही लोग इमरान खान की हुकूमत को कहते थे कि ये यहूदी एजेंट है।
तो आज अगर इजराइल के हवाले से उसने ट्वीट की तो उसको ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। अगर उसने कर दी तो उसके साथ स्टैंड करे। जहां तक बातें आते हैं, नहीं तो आप कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ यहूदी एजेंट है? नो, मैंने कहा यही लोग इमरान खान को ये कहा करते थे, ये कोई यहूदी एजेंट नहीं है, कोई भी यहूदी एजेंट नहीं। ये एक मतलब यूज किया जाता है ना, किसी को इंडियन एजेंट बनाया जाता है, किसी को अफगानिस्तान का एजेंट बनाया जाता है। पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्डअप होता है, एक चूरन बेचा जाता है। कोई भी नहीं, अपने अपने काम कर रहे हैं। जहां तक बात है डायलॉग्स की, देखें ईरान का डेलीगेशन भी आ चुका है, अमेरिकन भी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और बातचीत भी होनी है। आज जो बात होगी आज इवनिंग में, वो आपस में अमेरिकन और ईरानियन की बातचीत आज नहीं है। आज उनकी पाकिस्तानी जो मतलब डेलीगेट्स है उनके साथ उनकी बात होगी, दोनों साइड्स की, यूएस की भी और ईरानियन की भी। कल प्रॉपर जो बातचीत है यानी सैटरडे को वो होगी और कहा यह जा रहा है कि शायद 1-2 दिन इसको लग सकते हैं, मे बी कि संडे को भी ये बात जारी रहे। ठीक है, बातचीत कई बार समय लगता है फकर भाई, बातचीत में समय लगता है। एक बात मुझे बताइए, मैं 2 मेहमान अभी बाकी हैं, उसके बाद मशीकी साहब आऊंगा। एक चीज और अपडेट बता दीजिए, चूंकि क्लियर कट सिचुएशन तो ना वकार साहब ने बताई, मशीकी साहब भी इधर उधर घुमाते रहे। ईरान को लेकर क्या स्टेटस है, कंफर्मेशन को लेकर? क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं तब तक हम बातचीत में शामिल नहीं होंगे। देखिए पांडे जी, मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों साइड्स जो है ना, दोनों साइड इस वक्त चाहते थे कि किसी तरीके से डायलॉग्स हो। ट्रंप भी चाहते थे और ईरान भी चाहता था। तो दोनों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। और ईरान, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है लेबनान का एक इशू है, उन्होंने उसको बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी रेस किया है और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ को भी फोन किया, उसके साथ भी रेस किया। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसमें यूके, इटली, जर्मनी शामिल है, उन्होंने लेबनान के ऊपर होने वाले हमलों को जिसे कहते हैं कि गलत कहा और कहते हैं कि बिल्कुल इसको रोकना चाहिए। कोई इजराइल इज नॉट अलाउड कि वो अटैक करे उसको। तो मेरे ख्याल में इजराइल के ऊपर भी इस वक्त बड़ा प्रेशर है। और अमेरिका के साथ जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता 40 दिनों में, तो वो चाहते थे, उनको मतलब फेस सेविंग चाहिए थी। वो पाकिस्तान, ठीक है, शहबाज शरीफ के लिए एक मतलब अपॉर्चुनिटी ये हो गई कि चलो जी अब उन्होंने पेट्रोल भी महंगा किया, बिजली भी महंगी की है। वो कहेंगे देखो जी हमने पिछले साल, क्योंकि 1 साल हो गया ना मई वाला मामला जो ऑपरेशन सिंदूर में का, वो पूरा साल हमें ये लोग बताते रहे। और अब जो है अगले 2-3 साल हमें यही बताते रहेंगे कि हमने सीज फायर करवाया। अब न ये कहें कि पेट्रोल महंगा है, न ये कहें कि बिजली महंगी है, न ये कहें कि महंगाई है, और ना कुछ और हमसे गिला शिकवा करे। देखो हमने क्या, हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकवाई है। नहीं, एक तो और बातचीत है। ये सवाल मैं आगे आपसे फकर भाई पूछूंगा, ये सवाल आपसे पूछूंगा कि अगली मीटिंग में शहबाज अगर ये बातचीत सफल हो जाती है तो क्या ट्रंप से मांग करेंगे कि अगली बार तो, पिछली बार मैंने नॉमिनेट किया था, इस बार आप हमें नॉमिनेट कर दो नोबेल के लिए? क्योंकि पंजाब में तो ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन बेनी साहब मैं आता हूं, मशीकी साहब 1 मिनट और दे दीजिए। बेनी साहब एक बात बताइए, क्या लेबनान को लेकर आप लोग स्टैंड बदल रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं? क्योंकि बहुत कड़ा रुख है अभी तक इजराइल का और ईरान का, दोनों का भी। लेबनान के साथ इस बार हम लोग ने कुछ नहीं किया था, उन लोग ने चालू किया, फर्स्ट थिंग। और ये बार बार हो रहा है, 47 इयर्स ये बार बार हो रहा है। और हम लोग ने कितने बार समझाया उन लोगों को क्या बात बंद करो। अभी लेबनान के गवर्नमेंट के साथ भी हमारे समझौते चालू हो रहे हैं संडे से। हम लोग के साथ, लेबनान के साथ हमारे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम है वो प्रॉक्सी के साथ है, जो ईरान की प्रॉक्सीज है लेबनान में, जो हिजबुल्लाह, वो उसके साथ हमारे झगड़ा हो रहा है। हम लोगों को कुछ तकलीफ देना नहीं है लेबनान को। लेबनान छोटा कंट्री है, जैसा हमारा छोटा कंट्री है, उनका छोटा कंट्री है। दे मस्ट ऑल्सो, उन लोग भी आगे आगे जाने मांगते हैं। बट लेबनान इज सफरिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, आई मीन मोर देन 60 ईयर्स, 60 बरस तक मैं तो पहचानता हूँ क्या लेबनान में कुछ ना कुछ हो रहा है। इधर पैलेस्टीनियन थे पहले, फिर बाद में हिजबुल्लाह आ गया, फिर बाद में हमास थोड़े से आगे, उधर कुछ ना कुछ हो रहा है। बिकॉज द गवर्नमेंट एंड आर्मी इज वेरी स्मॉल एंड वी अंडरस्टैंड द पॉइंट। पाकिस्तान के बारे में जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान जो अभी पीस टॉक करे, मुबारक हो उनको, वी आर वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान इज रूलिंग। बट उन लोग का दिल साफ नहीं है हमारे बारे में। हमारे बारे में जब उनका दिल साफ होएगा ना, तो हम लोग उन लोग को बिलीव करेंगे क्या वो रियली पीस टॉक कर रहे हैं उधर। बिकॉज वो उनका इंटरेस्ट देख रहे हैं। जो भी अभी बात किया पैनल पर अपने शरेंद्र साहब छोड़ के, उन लोगों ने खाली बात कौन सा किया, पेट्रोल, बिजली, गैस, ये वो। यस कंट्री का बात नहीं किया। 47 इयर्स वी आर सफरिंग, किसने बात नहीं किया कि इजराइल इज सफरिंग फॉर 47 इयर्स, लेट अस फाइंड सम पीस टॉक्स। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट।
बिजली, हॉर्मोज, ये वो हमारे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। हमारे को खाली एक ही इंटरेस्ट है, वो हमारा कंट्री में पीस हो जाएगा, हमारा कंट्री में बिल्कुल वॉर नहीं होगा, हम लोग को पीस से रहना है बस। किससे? हमारे इधर देखो ना 25% मुस्लिम्स है, they are staying all with no problems at all. They are staying shoulder to shoulder with us. They are in our army, they are in our courts, they are in our government. No problem at all. So if that will be taken by these people, that will be good. अब मेजर नदीम, one small thing. You know, our Golda Meir, our Prime Minister Golda Meir, she said one thing very nicely. अच्छे से बोले थे कि जो दिन और ये पैलेस्टीनियंस उनके बच्चे को प्यार करेंगे, सबको प्यार करेंगे। ठीक है। अब मेजर नदीम एक बात बताइए, कैसे विश्वास होगा जो ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है इजराइल को लेकर, और वो नीयत इसलिए कि ख्वाजा आसिफ आपके मंत्री जो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया कि भाई नर्क की आग में जलो, मतलब आप लोग मीडिएट कर रहे हैं और उसके बाद क्या, तो नर्क की आग में जलो। देखिए, उन्होंने नहीं कहा, पूरी दुनिया उनको कहती है कि ये ईवल है, ये कर्स है फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, ये कैंसरस है, दे आर कैंसर। इन्होंने लाखों लोगों को मार दिया। आप देखें कि ये जो बात कर रहे हैं कि ये अमन सुकून से, ये उस वक्त अमन सुकून से रहते हैं जब रब्बू का नसर जैसे लोग आएंगे और इनको डंडे मारेंगे। इसी तरह से टाइटस जैसे लोग आएंगे और उनकी जो तहजीब को मिटाएंगे, तब ये सीधे होंगे। ये है कसाई। इन्होंने पूरी दुनिया में बुझदी किया। आप मुझे बताइए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इंसानों को कत्ल किया होगा तो शायद अमेरिका के बाद ये इजराइल होगा। वो अगर न्यूक्लियर बम हटा दे तो शायद यही नंबर 1 पे होंगे कि ये दुनिया में जितने ज्यादा इन्होंने इंसानों का, बच्चों का, औरतों का कत्ल किया है। आप देखिए कि ये कसाई बैठकर इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब अमन की, शांति की, और गोल्डा मेयर जो अभी जहन्नुम में बैठी होगी, ये भी पहुंचने वाला है, यहाँ जो बैठा हुआ है अभी थोड़े अरसे के अंदर इंशाल्लाह ताला। आप बताइए कि जो इंसानों का, बच्चों का, देखे जहाद के भी कुछ कवानीन होते हैं, जंग के भी कुछ लॉज होते हैं। अब जिस तरह से ये लेबनान के अंदर घुस गए, लॉ की बात आप कर रहे हैं, पहले से पता था। मेजर नदीम, लॉ की बात आप कर रहे हैं, मत करो प्लीज नदीम जी। बेनियामिन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लॉ की बात मत करो। हाँ नदीम जी, आप लॉ की बात मत करो। उनके उसके अंदर आपका अच्छा रहेगा, बिकॉज लॉ हम लोग को मालूम है, हम लोग लॉ से काम कर रहे हैं। कौन सा लॉ? और देखो, आप सीरिया में 2 मिलियन में मरे तो तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आपके मुल्क ने किए। दुनिया में सबसे ज्यादा हम लोग का क्या हो रहा है, मतलब हमारा कंट्री छोटा है, हमारा पावर नहीं, जैसा पाकिस्तान में नहीं हुए, हमारा पावर नहीं। हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग अच्छे नहीं है। बहुत अच्छा भाई, जो आपने इसके सर पर इंडिया का झंडा पहले ढूंढो तुम्हारा क्या हो रहा है, फिर बाद में हम लोग का देखो। अभी क्लिप में तुम्हारे देखो ना, तुम्हारे इधर क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है तुम्हारे इधर देखो ना। इंडिया का झंडा लहरा दिया क्योंकि मोदी साहब गए थे वहां पर, जाकर एनओसी देकर आए थे 2 दिन पहले। और आप देखेंगे ये जंग इंशाल्लाह जब खत्म होगी तो ये, अब देखिए समस्या क्या है, अब समस्या क्या है, रुकिए सुनिए मेजर नदीम, रुक जाइए। अब मशीकी साहब देखिए समस्या क्या है। अब रुकिए, ख्वाजा आसिफ की बातों से मुझे नहीं लगता है कि आप सहमत होंगे, फकर भाई भी सहमत नहीं थे कि जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, और खासतौर पर ऐसे समय में जब ये, रुक जाइए मेजर नदीम, रुक जाइए, आप ही जैसे लोग पाकिस्तान के लिए नासुर हैं, ये मानिए बातचीत। आपके जैसे ही लोग आपके मुल्क के लिए नासुर हैं, ठीक है कि अभी एक जो ब्रोकरेज का ही सही, हमारी भाषा में दलाली का ही सही, मैं नई शब्दों का इस्तेमाल आज की डेट में करना चाह रहा था, ये जो मैंने फैक्ट रखा। अब सुनिए, आपके ही जैसे लोग नासुर हैं, इसलिए नासुर हैं मशकी साहब कि ये अभी भी यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि इजराइल तो कैंसरस स्टेट है। अब ये देखिए, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कल का ये पोस्ट है, रुक जाइए भाई रुकिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कल का पोस्ट है, कनाडा से एक आदमी निकाला गया था जो पाकिस्तान का नागरिक है, और वो आईसिस इंस्पायर्ड एक्ट्स ऑफ टेररिज्म में वहां पर पकड़ा गया है, मास शूटिंग में। तो ये बहुत सारी बातें, मैं इसकी गहराई में भी नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इस तरीके की नफरत, क्या इजराइल को बिना सहमत किए लेबनान पर आप लोग ये पीस टॉक करवा लेंगे? मुझे एक लाइन बताइए। मैं आपको बताता हूं कि देखिए, बात यह कि पीस टॉक इंशाल्लाह होगी और जरूर होगी। दोनों पार्टीज जो हैं, ईरान और अमेरिका, मैक्सिमम लिवरेज चाहते हैं। ईरान की अपनी डिमांड्स है, अमेरिका की अपनी डिमांड्स है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका को बहुत मार पड़ी है, अमेरिका बड़ी मुश्किल में है। अमेरिका को इसराइल ने इस दलदल में घसीटा है, और खुद जेडी वैंस ने नेतन्याहू को स्नब किया, शाउट किया कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला। और खुद इसराइल के अंदर ये जो अभी बात कर रहे हैं ना, ये पहली बार कोई इसराइल से बैठा हुआ कह रहा है कि
हमारा भी ख्याल करो, क्योंकि ईरान ने मार मारी है इस बार। ईरान ने हैफा, तलबीब और सब जगह पर मिसाइल मारे हैं, तो इनको समझ आई है कि तबाही क्या होती है। खुदारा गजा में क्या किया, लबनान में क्या किया, और उधर मगरबी किनारे वेस्ट बैंक में क्या किया। तीसरी बात यह है कि आज पाकिस्तान जहां दुनिया के मंच पर खड़ा है और दुनिया को अगर डायरेक्ट कर रहा है, ताज पहना रहा है कि आज हम दुनिया में अमन लाने की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने अपना मुकाम बनाया है। हुआ ये कि इंडिया में बदकिस्मती से मोदी ने अपने आप को अकेला फिर आ गए आप इंडिया पर, फिर आ गए भाई। हम उस सिस्टम में है ही नहीं। कह रहे हैं मैं तो आज फिर भाई मशरकी साहब, दिक्कत फखर भाई कि पाकिस्तान का आदमी सिर्फ पाकिस्तान की बातचीत कर ही नहीं सकता है। वो जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि चूरन बेचना, चूरन चटाना, वो मशरकी साहब वो चूरन वाले धंधे पर आ ही जाते हैं लौट के। आपके भी तो बताऊंगा। अरे फिर मैं आपकी बातचीत क्यों? आप हमारे चैनल पर बैठकर आप अपने मुल्क का बताइए ना भाई। अरे आप अपने मुल्क की इमेज पर काम नहीं कर सकते हैं क्या? इंडिया में जयशंकर ने कोशिश की इस मुज़ाकरात में शामिल होने की, जयशंकर को शटअप कॉल दे दी गई। अब सुनिए, मेरे मुल्क की आप सुनिए, मैं अलबत्ता सुनिए, यही दिक्कत है। कई बार आप लोग कहते हैं कि आप हमारे मुल्क की बातचीत नहीं होने देते हैं। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, सुनिए मशरकी साहब, हिंदुस्तान की बातचीत सुनेंगे। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इस समय व्हाइट हाउस में, पिछले 2 दिनों से उनकी जो रेगुलर टॉक थी वो बातचीत चल रही है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर। छोड़ दीजिए उधर सर, मैं अपने मुल्क की बातचीत नहीं करना चाहता हूं। बता रहा हूं, स्टेट डिपार्टमेंट को जयशंकर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे इस्लामाबाद में शामिल करवाएं। तलाकी तो ये थी। फखर भाई हंसी आ रही है क्या आपको? अब रुक जाइए। फखर भाई, आपको छोड़कर 3 और पाकिस्तान के लोग हैं, लेकिन ये तीनों पाकिस्तान के मुल्क की बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, अभी यहां पर मेजर नदीम की भाषा जो है वो ख्वाजा आसिफ की जैसी हो गई। ये यहां पर बेनियामीन साहब को कह रहे हैं आप लोग कैंसरस हैं, यहूदियों को गाली दे रहे हैं। कुछ इसी तरीके का सपोर्ट कर रहे हैं मशरकी साहब भी। देखिए पांडे साहब, जहां तक बात है ना, मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में यहूदियों के साथ के साथ किसी की दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल ही इजराइल से हैं, आप हैं, आप हम एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो हमारा सबका राइट है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि किसी को यही ज्यूस, मशरकी साहब गालिबन लंदन में होते हैं, उनके साथ बेशुमार उनके ज्यूस फ्रेंड्स होंगे। बिल्कुल आपका हमारा यूरोप आना जाना होता है, हमारी मतलब उनसे उठना बैठना, एक टेबल पे खाना खाना होता है। यूएस में है, मतलब ऐसा तो नहीं है यूएई में हम लोग जाते हैं तो यूएई में उनसे मतलब मिलना होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई उनके साथ किसी को मतलब वो है कि जी यूज से नो। नेतन्याहू की जो ज़ायनिस्ट पॉलिसीज है उससे लोगों को चिढ़ है। वो सिर्फ पाकिस्तान की या पाकिस्तानी आवाम को नहीं है, वो पूरी दुनिया में। भाई इटली को क्या हुआ है, स्पेन को क्या हुआ है, यूके को क्या हुआ है, अमेरिका में जो लोग बोल रहे हैं उनको क्या हुआ है? क्या उनको पाकिस्तान ने कहा हुआ कि आप उनके खिलाफ बात करें? और सबको पता है कि नेतन्याहू साहब जो कुछ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनली वो फंसे हुए होते हैं। वो देखते हैं और उन्होंने अपने आवाम को ये बताया कि हम ईरान को खत्म कर लेंगे, हम बड़े मजबूत हो जाएंगे, हम बड़े सेफ हो जाएंगे। कभी नहीं होता। किसी मुल्क को नहीं खत्म किया जा सकता। ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है, इजराइल को भी, पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान और इंडिया को भी, यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी। ये तरीका नहीं है कि आप किसी जैसे कह रहे हैं कि गजा पे जाके लोगों को मारेंगे। देखें फलस्तीनियों को उनकी जगह पे रहने दें। सुनिए, एक चीज मैं और कोट कर देता हूं। बेनियामीन साहब आपकी इस बात का जवाब देंगे, खत्म कर सकता है। ये मैं क्या भाई सुनिए, बेनियामीन साहब आपकी इस बात का जवाब देंगे, लेकिन एक चीज मैं कोट कर देता हूं। 4 फरवरी 2026 का एक इंटरव्यू है, और ये इंटरव्यू है अयतुल्लाह खामेनेई, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके ग्रैंडसन का। उनके ग्रैंडसन का नाम है अली अहमद खामेनेई, और उन्होंने ये कहा था कि द डे द इस्लामिक नेशन गेट्स द चांस वी विल इरेज इजराइल जस्ट लाइक हमास ट्राइड। ये इस इंटरव्यू का मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। तो आप ये सुनिए कि अगर कोई किसी मुल्क से जाकर ये कहे कि जिस दिन हमारे पास आ जाएगा हम इस मुल्क को खत्म कर देंगे, तो बैठा थोड़ी नहीं रहेगा। मैं सिर्फ एक पक्ष, दूसरा पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जो आपने बातें कही उसका जवाब बेनियामीन साहब, फिर मैं वकार साहब आपके पास आ रहा हूं। पैलेस्टीनियन जो है उनके साथ एटलीस्ट 4 टाइम हम लोग ने पीस टॉक किए हैं, और 99% तक जमीन उनको देने को तैयार थे। और जो अराफात था उन्होंने नहीं माना।
पहली बात। दूसरी बात में जो अब्बास है अभी उनके साथ भी पीस टॉक हो गए थे, उधर भी हम लोग ने 95 to 99% जमीन देने को तैयार थे, बट उन लोग ने भी नहीं माना, बिकॉज उन लोगों को ये खत्म नहीं करना है इस किस्सा। और जो किस्सा चालू है वो बहुत बुरा है हमारे लिए भी, उनके लिए भी। नहीं ठीक है, और ये हिस्सा जब खत्म होगा, जब वी विल सिट ऑन द टेबल एंड नेगोशिएट। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, जंगों से वैसे भी समस्याएं बढ़ती हैं। वकार साहब आखिरी 30 सेकंड, समय बहुत कम है। जी क्विकली देखें, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट इतना ना जाया करें। राजनाथ सिंह 6 दफा कह चुके हैं कि जी हम तोड़ देंगे पाकिस्तान का नॉर्थ, ये चलता रहता। बाकी आई थिंक इजराइल पे हमारा स्टांस ये है कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन एग्री हुआ था अराफात और यित्ज़हाक राबिन में, जिसको मार दिया गया, एक ज़ायनिस्ट ने मारा था, उस तरफ आप वापस आए। जो उनका हक बनता है गजा और वेस्ट बैंक पे बेस और यरूशलेम का जो ईस्टर्न पार्ट है, एंड दे कैन लिव पीसफुली। देखिए हमारा कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ ये है कि जो नेतन्याहू की ज़ायनिस्ट पॉलिसी दैट हैज डिस्ट्रॉयड द रीजन। नहीं झगड़ा तो है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.